हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, आज हम यहाँ पर जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम यहाँ पर कंसीडरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम पहले अपना बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं कि हम इस लेसन के माध्यम से क्या जानने वाले हैं। तो हम आपको पहले ही बता दें कि यह जो लेसन है कंसीडरेशन का, यहाँ इस लेसन में हम इसके तहत इसका मीनिंग जानेंगे। हम यह जानेंगे कि यह जो कंसीडरेशन है वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में परिभाषित करा गया है। हम यहाँ पर और भी अदर्स टॉपिक्स को जो कि इससे रिलेट करते हैं उनके बारे में जानेंगे। हम यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी इसके एसेंशियल्स हैं, जो इसके लीगल रूल्स हैं, हम वहाँ पर उनके बारे में भी बात करेंगे। हम इस लेसन के तहत कंसीडरेशन के लेसन में हम प्रीवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जानेंगे। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इस सिद्धांत को भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए फिर अपना आज का यह लेसन हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडरेशन, जिसको परिभाषित करा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन डी में परिभाषित किया गया है। जिसका मतलब क्या है, जिसका बहुत सिंपल सा अगर हम मीनिंग समझें, समथिंग इन रिटर्न, मतलब बहुत सिंपल एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। अगर ए है वह अपनी कार बी को 1,00,000 रुपए में बेचना चाहता है, तब यहाँ पर बी ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। अब यह ऑफ़र जब एक्सेप्टेड हो गया, प्रॉमिस बन गया है। अब यहाँ पर ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? ए जब अपनी कार बी को दे रहा है, तब यहाँ पर ए को क्या मिल रहा है? यहाँ पर इस संबंध में ए को 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं। और बी के लिए कंसीडरेशन क्या है? बी जब 1,00,000 रुपए दे रहा है तो बी को समथिंग इन रिटर्न क्या मिल रहा है? बी यहाँ पर इस संबंध में कार को प्राप्त कर रहा है। बी यहाँ पर इस संबंध में कार को प्राप्त कर रहा है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंसीडरेशन जो है वह हमेशा से ही प्रोमिसर की डिज़ायर पर होना चाहिए। प्रोमिसर की डिज़ायर पर होना चाहिए, इसका क्या मीनिंग है हम अभी क्लियर कर देते हैं। जैसे कि ए है और ए के पास में एक किताब है, ए एक ऑनर ऑफ द बुक है, वह अपनी इस बुक को 2,000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। यहाँ पर जो कंसीडरेशन है 2,000 रुपये ए के लिए, वो ए के इच्छा पर हैं, ए के डिज़ायर पर हैं। प्रोमिसर कौन है? ए है। और यहाँ पर इस केस में वह कंसीडरेशन जो इस ए को मिलता वह उसी की डिज़ायर पर उसको मिलेगा। अब यह कंसीडरेशन जो है हो सकता है उसको बी के द्वारा पे किया जाए, बी प्रोमिसरी की कैटेगरी में चला गया, तो हो सकता है उसको यह कंसीडरेशन या तो 2,000 रुपये बी के द्वारा पे कर दिए जाएंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि बी के द्वारा अपने फ्रेंड सी को इस संबंध में ऑथराइज कर दिया गया है, तो उसके फ्रेंड सी के द्वारा भी उसको यह पेमेंट ए को हैंडओवर की जा सकती है। पर एक बात याद रखना, कंसीडरेशन हमेशा से ही प्रोमिसर की डिज़ायर पर होता है और इसको कंसीडरेशन को प्रोमिसी या फिर किसी अदर पर्सन के द्वारा भी पे किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर इसके एसेंशियल जानिए, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर भी क्लियरिफाई होंगे। मैंने जैसे अभी कहा था कि कंसीडरेशन हमेशा से ही प्रोमिसर की डिज़ायर पर होता है। इसके लिए एक लीडिंग केस आएगा, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का केस आता है। बहुत सिंपल तरीके से आप केस को समझिए। इस केस में क्या था, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का जो केस था, यहाँ पर इस केस के तहत इसमें जो डिफेंडेंट था डी, उसने प्लेंटिफ पी से यह प्रॉमिस करा था
कि उसको जो भी माल वह बेचेगा, जो भी गुड्स डी के द्वारा बेचा जाएगा, उस गुड से जो भी उसको कमाई होगी उसमें से कुछ परसेंट कमीशन वह इस प्लेंटिव को हैंडओवर कर देगा। यहाँ पर ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि जो शॉप, जिस मार्केट में जो दुकान डी ने ली थी, वह दुकान वहाँ पर पी के द्वारा कलेक्टर सी के डिज़ायर पर कंस्ट्रक्टेड की गई थी। और यहाँ पर इस डिफेंडेंट ने इस प्लेंटिफ से यह प्रॉमिस किया था कि इसको जो भी सामान बेचने पर पैसा मिलेगा उसमें से कुछ परसेंट या कमीशन प्लेंटिफ को दिया करेगा। लेकिन बाद में जाकर उसने कोई पैसा प्लेंटिफ को नहीं दिया। यहाँ पर इस मामले में यह तय किया गया कि जो कंसिडरेशन है, यहाँ पर यह तय किया गया कि जो मार्केट बनाई गई है वह मार्केट का केवल कंस्ट्रक्शन प्लेंटिफ ने किया था, पर वह मार्केट का कंस्ट्रक्शन कलेक्टर सी उसकी डिज़ायर पर करा गया था, ना कि प्लेंटिफ की डिज़ायर पर ऐसा किया गया था। इसलिए इस मामले में यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में नहीं माना जाएगा। एक बात याद रखिए आप इसमें, जैसे कि यहाँ पर ये समझिए ए है और बी, ए और बी यहाँ पर दो लोग हैं। अगर ए का कोई गुड्स है, ए का कोई सामान है और अचानक से उसमें आग लग जाती है, ठीक है, बी ने स्वेच्छापूर्वक, बी ने बिना ए के डिमांड करे हुए, बिना ए के कहे हुए बी गया और उसके सामान को बचाकर लेकर आया है। यहाँ पर बी ने कोई भी कंसिडरेशन की डिमांड नहीं करी है, ना ही यहाँ पर इस संबंध में ए ने कोई भी कंसिडरेशन की पेशकश करी थी बी के लिए, तो बी को यहाँ पर इस संबंध में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक केस देखिए आप इस संबंध में, कंसिडरेशन हमेशा से ही प्रोमिसी के द्वारा भी दिया जा सकता है या फिर किसी अदर पर्सन के द्वारा भी दिया जा सकता है। कंसिडरेशन के मामले में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का रूल तो एप्लीकेबल होता है, पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का रूल जनरल स्पीकिंग एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल कुछ ही एक्सेप्शनल कंडीशन में एक्सेप्टेबल होगा। चिनैया वर्सेस रमैया का केस है, उसको भी आप जान लीजिए उसमें क्या था। इस केस के अंतर्गत चिनैया वर्सेस रमैया के केस में एक डॉटर है ए और बी उसकी मदर है। यहाँ पर बी के द्वारा ए के फेवर में एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई थी और इस संबंध में बी ने यह कह दिया था कि जो डॉटर है वह बी के मरने के बाद हर महीने कुछ परसेंट राशि जो है वह बी के जो भाई हैं उनको भिजवाया करेगी। उस टाइम पर तो ए ने इस बात को हाँ कर दिया था, लेकिन बी के मरने के बाद में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर जो यह सी है जो कि इस संबंध में स्ट्रेंजर है इस कॉन्ट्रैक्ट में, यह सी के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। सी यहाँ पर स्ट्रेंजर है, अजनबी है, पर यह उसको बेनिफिट दे रहा है, यह उसको बेनिफिशियल के लिए बनाया गया है, इसलिए सी को भी यहाँ पर इस संबंध में राइट दिया जाएगा। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन हो सकता है। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि ए है, उसने अपनी कार 10 लाख रुपए में बी को बेची है।
ए ने कार को डिलीवर करा, बी ने पैसों को डिलीवर करा, यह दोनों के लिए ही कंसीडरेशन है। ए को उसके कंसीडरेशन के 10 लाख रुपए मिल गए, बी को उसके कंसीडरेशन की कार मिल गई है। यह एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन है, पर एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन फ्यूचर में जाता है। जैसे कि ए ने बी को 5,000 रुपये दिए, ए ने बी को 5,000 रुपये दिए कि फ्यूचर में जब भी अच्छी क्वालिटी के चावल आ जाएं, बी उसके यहाँ पर भिजवा दी। अब ए ने अपनी तरफ से कंसीडरेशन पहले ही दे दिया, पर बी की तरफ से अभी कंसीडरेशन दिया जाना बाकी है, जो कि वह फ्यूचर में पे करेगा। इसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। हमेशा से एक क्वेश्चन बनता है, क्या कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना ज़रूरी है? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अगर ए है, उसके पास में एक हॉर्स है, हॉर्स की कीमत है 1 लाख रुपए है, लेकिन ए इस हॉर्स को बी को 5,000 रुपये में ही पे करने को तैयार है। साफ पता चल रहा है कि यह जो कंसीडरेशन है यह एडिक्वेटेड नहीं है। यह जो कंसीडरेशन है यह एडिक्वेटेड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर यह पता चलता है कि जो कंसेंट है दोनों पार्टीज़ की वह फ्री कंसेंट है, तो ऐसे में इस कंसीडरेशन के एडिक्वेट होने या इनएडिक्वेट होने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर इस संबंध में ध्यान तभी दिया जाएगा अगर यह पता चलता है कि पार्टीज़ की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट नहीं है मतलब कोवर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन इन पर आधारित है। और इसी बात को आप देखिएगा सेक्शन 25 के एक्सप्लेनेशन 2 में इसी बात को क्लियरिफाई किया गया है। कंसीडरेशन पास्ट कंसीडरेशन भी हो सकता है। पास्ट कंसीडरेशन प्रेजेंट और फ्यूचर कंसीडरेशन भी हो सकता है। हमने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जान लिया, अब हम पास्ट कंसीडरेशन की बात करेंगे। जैसे कि ए है, उसके पास एक पर्स था, उसका यह पर्स खो गया है। अब उसका यह खोया हुआ पर्स बी को मिला और बी ने ले जाकर इस ए को वह पर्स वापस कर दिया है। यहाँ पर जब ए को पर्स मिल गया उसके बाद में ए ने बी को 500 रुपये देने का प्रॉमिस किया है, तो यहाँ पर पहले बी की तरफ से अपनी कंसीडरेशन जो है ए के फेवर में वो फुलफिल कर दी गई है, पहले कर दी गई है, मतलब पास्ट में कर दिया गया है कोई काम, अब उसके बदले में उसे कंसीडरेशन मिल रहा है, तो यह पास्ट कंसीडरेशन की कैटेगरी में जाएगा। कंसीडरेशन हमेशा से ही रियल होना चाहिए, कंसीडरेशन हमेशा से ही रियल होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए। मतलब ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए ताकि जो बी है वह ए के मरे हुए बेटे को दोबारा से जीवित कर दे। यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि जिस कंसीडरेशन की बात की जा रही है ए के लिए वो पॉसिबल नहीं है, वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, वो अपने आप में इल्यूजरी है, भ्रामक है, रियल नहीं है। इसलिए कंसीडरेशन हमेशा से ही रियल होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए। अगर कोई कार्य जो कि उस व्यक्ति की ड्यूटी बनती है करना, तो वह ड्यूटी उसकी परफॉर्म करना सामने वाले व्यक्ति के लिए कंसीडरेशन नहीं हो सकती है। अगर वह अपनी एग्जिटिंग ड्यूटी से कुछ ज़्यादा करता है तभी यहाँ पर उसको बतौर कंसीडरेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा कार्य पब्लिक पॉलिसी के विपरीत नहीं होना चाहिए। कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। आप कब कह सकते हैं कि कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है? अगर इस संबंध में बात की जाए तो आपको इसके लिए सेक्शन 23 को
रीड करना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे के लेसन्स में बात करेंगे। तो हम बहुत जनरल स्पीकिंग बात करते हैं। यहाँ पर ए है, उसने बी को 1,00,000 रुपए दिए। ए ने बी को 1,00,000 रुपए दिए ताकि ए ने बी को 1,00,000 दिए ताकि जो बी है वो इस ए की सरकारी नौकरी लगवा दे। यहाँ पर इसका यह एक्ट, यह कंसिडरेशन पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो कि अपने आप में लॉफुल नहीं है। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे इसमें रह गए हैं। फिलहाल आज के लेसन में हमने यहाँ पर कंसिडरेशन को और उसके एसेंशियल्स, लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन विथ लीडिंग केस, इसके बारे में आज हमने बात कर ली है। अब हम अगले लेसन में जो इसके रिलेटेड हमारे और अदर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं, हम उनके बारे में अपनी अगली क्लास में बात अब करेंगे।